तब आंसर देंगे, जब नहीं, जब बोलने मना करूंगी तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर जो है आपका 43, जहाँ पे मैं आप लोगों को एरिया के बारे में पढ़ा रही थी, ये देखेंगे ये जो आपका ये टेबल है 5.4, इस टेबल में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो फॉर्मूला है ये वाला, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। वैसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। जैसे, हाँ आप शांत हो जाइए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को किसी स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का या सर्कल शेप का एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पे इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं और उनकी हेल्प से हम एरिया फाइंड करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमारे पास इरेगुलर शेप के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग इरेगुलर शेप, ठीक है। कभी कभी कुछ शेप ऐसे होते हैं जैसे कि लीफ का शेप, हमारे पाम का शेप, ठीक है, या फिर हमारे फीट का सोल। कुछ शेप ऐसे होते हैं जिनको हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, और उसी के थ्रू हम सबका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 4 आपको गिवन है, इस एक्टिविटी 4 में आप लोगों को लेना है सेंटीमीटर ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर लेंगे, आपने देखा होगा ग्राफ पेपर ग्रीन कलर का होता है जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। इसके अलावा लेना है आपको एक लीफ, ठीक है, किसी भी प्लांट के एक लीफ को ले लेंगे, और एक पेंसिल और स्केल लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपको मैं ड्रॉ दिखा रही हूँ। हाँ, इसमें देखेंगे यहाँ पे जो आपको ये बना हुआ है, ये जो आपको ड्रॉ बना हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पे एक लीफ को आपको इस तरह से रखना है और उसको आउटलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ठीक है। आपको इसको आउटलाइन कर दिया, उसके बाद आउटलाइन करने के बाद आप इसको देखेंगे कि वहां पे कौन कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं वो उस लीफ के अंदर पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसको काउंट करेंगे। तो आप एक चीज उसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, नंबर ऑफ जो बॉक्सेस हैं, कुछ बॉक्सेस फुल हैं और कुछ हाफ है। तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस फुल वाले हैं उसको आपको लेना है नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर में। मतलब कि देखिए यहाँ पे नंबर लिखा होगा, आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 इस तरह से नंबर लिखा हुआ है। तो जो ब्लैक टाइप का लिखा हुआ है वो आपको फुल स्क्वायर है, और जो रेड कलर से लिखे हुए हैं वो आपके हाफ स्क्वायर है। तो सारे ब्लैक वाला म्यूट करेंगे अपना। आंसर देना है आप लोगों को। हेमराज, साक्षी सिंह, कोई भी आंसर कीजिए, आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है डेंसिटी। ये जो टॉपिक है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंस मतलब, हाँ मैम ये टॉपिक फिर से समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला? ये ऊपर फर्स्ट वाला। लीफ वाला। यस मैम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको किसी लीफ का या किसी फ्लावर का किसी मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है जिसका कोई शेप नहीं है, तो उसके लिए आप एक ग्राफ पेपर लेंगे। ये ब्लू कलर का यहाँ पे देखिए ग्राफ पेपर बना हुआ है। इस ग्राफ पेपर के ऊपर आपको इस लीफ को ऐसे रखना है और पेंसिल से आप आउटलाइन करेंगे, ठीक है। तो जब पेंसिल से आउटलाइन करेंगे तो वहां पे आपको देखेंगे कि कुछ यहाँ पे स्क्वायर जो बने हुए हैं, कुछ स्क्वायर तो आपके फुल स्क्वायर दिखेंगे, लेकिन कुछ स्क्वायर जो है जो कि रेड कलर से लिखे हुए हैं वो सारे हाफ स्क्वायर में आ जाएंगे, है ना। तो
जो हाफ स्क्वायर में आते हैं उनको आप रेड कलर से काउंट करेंगे, मतलब उसको आप लेंगे y की वैल्यू में, और जो फुल स्क्वायर है उसको आप x की वैल्यू में लेंगे, और इस तरह से अपनी वैल्यू को लेना है और काउंट करना है। माइक किसका ऑन है? माइक किसका ऑन है? और कोई भी यहाँ पे पेंसिल नहीं चलाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ फुल बॉक्सेस हैं उन सारी की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, और जितने भी नंबर ऑफ हाफ बॉक्सेस हैं उनको काउंट करके यहाँ लिखेंगे, और दोनों की वैल्यू को यहाँ पे लिख करके ऐड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा एरिया ऑफ लीफ के लिए। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डेंसिटी। डेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा या घना, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसका ड्रॉ दिखाती हूँ। आपके पास अगर बुक है तो बुक में खोलिए पेज नंबर 45। ठीक है, तो ये पेज नंबर 45 पे देखिए, दो ड्रॉ बने हैं। इसमें ट्री बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है डेंस फॉरेस्ट और यहाँ पे लिखा है रेयरर फॉरेस्ट। ठीक है, तो डेंस और रेयरर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे आपकी जो सारे जो ट्रीज हैं वो सारे बहुत पास पास में हैं, और जो रेयरर वाले जो फॉरेस्ट है यहाँ पे सारे जो ट्रीज है वो काफी दूर दूर पर हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटी सी जगह पे, कौन है ये? जागृत कुमार। चलिए, तो यहाँ पे आप दोनों ड्रॉ में कंपेयर अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला बहुत ज्यादा घना है और ये वाला बहुत ज्यादा कम घना है, मतलब ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है। तो एक एरिया में जितने भी चीजें होती है, अगर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसको कहा जाता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? वो मटेरियल के अमाउंट को बताता है। जैसे कि इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो बहुत ज्यादा अगर पेड़ है तो हम उनको कहेंगे कि डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इसी सारे इस बहुत सारे ट्रीज के क्वांटिटी को ही यहाँ पे कहा जाएगा कि एक गिवन वॉल्यूम पे इनका जो अमाउंट है वो ज्यादा है, इस कारण से इसको डेंसिटी कहते हैं। क्या डेंसिटी का फॉर्मूला होता है? कितने वॉल्यूम? हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, कैपिटल M अपॉन V। ये एक हो गया आपका। दूसरी एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे 4 आपको ड्रॉ दिया हुआ है, एक वुड का, आयरन, एल्यूमिनियम और रबर। हाँ, वेरी गुड। तो इन चारों को जब आप अपने हाथ से उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा जो मटेरियल है वो ज्यादा भारी है और कौन सा मटेरियल हल्का है, और कौन सा बहुत मीडियम टाइप का हल्का है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा रबर और जो वुड है वो थोड़े हल्के हैं, आयरन और एल्यूमिनियम भारी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन के अंदर के जितना भी जो भी सब्सटेंस है वो मिलके बना है उसका मास ज्यादा है, एल्यूमिनियम का भी मास ज्यादा है, बट रबर और वुड का मास कम है। इस कारण से ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो भारी होंगे और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो हल्के होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में आपको 3 बॉटल लेना है। 3 बॉटल के साथ आपको पानी, केरोसिन और ग्लिसरीन लेना है, और तीनों को आपको भर देना है, ठीक है। एक बॉटल में पानी डालेंगे, एक में ग्लिसरीन और एक में वाटर डालेंगे। उसके बाद उन तीनों को आप उनके वेट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो सबसे पहले भारी सबसे कौन सा होगा? वाटर भारी होगा, केरोसिन या ग्लिसरीन? मैम क्रोसिन। केरोसिन भारी नहीं होगा बेटा, वो पतला होता है, वो मतलब कि वो गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है, वो गाढ़ा मटेरियल नहीं होता है, इसलिए वो नहीं होगा। ग्लिसरीन सबसे भारी होगा। मैम केरोसिन वो नहीं बेटा, वो हल्के में आएगा, ग्लिसरीन ज्यादा हैवी होता है। ग्लिसरीन आपने देखना
खरीद करके शॉप पे, वो गाढ़ा होता है ना, इसलिए वो ज्यादा भारी होगा, ठीक है। तो इनको इनके Yes, वेट के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। और जो टेबल लिखा है आपका डेंसिटी ऑफ कॉमन मटेरियल, यहाँ पे देखिए गोल्ड की डेंसिटी कितनी है, कॉपर की कितनी है, सबकी डेंसिटी दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो कॉर्क है, कॉर्क रबर का बना होता है, इसकी डेंसिटी सबसे कम दी है 200, ठीक है। ऑयल की डेंसिटी कितनी दी हुई है, केरोसिन ऑयल की 800। पानी की डेंसिटी 800 कितनी दी है, 1000। 1000 ग्लिसरीन की डेंसिटी 1300। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे हल्का होगा केरोसिन ऑयल, फिर पानी, फिर ग्लिसरीन, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को Yes, एक्सप्लेन ma'am. करती हूँ। ये है आपका एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले इसके ऊपर का टॉपिक देखते हैं, क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल 19300 किलोमीटर किलोग्राम। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ Yes, बेटा, वो ma'am. नेटवर्क इशू के कारण ना ऊपर नीचे आवाज आती है, मतलब कि कट जाती है। आ रही है अभी आवाज? यस मैम। नेटवर्क के कारण। तो जैसे कि वाटर का जो डेंसिटी है वो 1000 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वाटर है उसके अंदर उसका जो मास है वो 1000 किलोग्राम का होता है। या फिर जो पेज नंबर जो आपका 46 खुला है, इसमें देखिए सबसे पहला जो लाइन लिखा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है 19300 किलोग्राम होगा। मतलब कि जो आपका सब्सटेंस है उसमें 19300 किलोग्राम का मैटर कंटेंट होता है, उतने किलोग्राम के सब्सटेंस से मिल करके बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। इसको भी ध्यान से देखेंगे। इस टॉपिक के बाद बाकी टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और कुछ वर्क दूंगी आप लोगों को लिखने का, मतलब क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी। चलिए, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। आज का जो डेट है, यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब हम साइंस का यूज करते हैं, तो जैसे कि इंजीनियरिंग के वर्क में देख लीजिए, या फिर इंडस्ट्री के वर्क में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकें। अगर आपको अपने किसी टेबल का लेंथ निकालना है तो भी उसके लिए आपको स्केल लगेगा, है ना। वेट अगर किसी का निकालना है तो आपको उसके लिए वेट की मशीन लगेगी। तो जो Yes, ma'am. साइंटिस्ट होते हैं या फिर फार्मासिस्ट होते हैं जो कि केमिकल वगैरह या मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, उनको भी सारे केमिकल का वेट नापने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। कंप्यूटर और कम्युनिकेशन ma'am. सिस्टम में भी अगर आप देखें तो, या बिजली के सामान में, रॉकेट में, गाड़ियों में, हर जगह पे आपको मशीन की जरूरत पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए, उसका वेट नापने के लिए, उसको बनाने के लिए। तो हमको वहाँ Yes, पे एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। Yes, और ma'am. ये वाली जो लाइन है, सेकंड पैराग्राफ, नाउ डेज डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन आर प्रोड्यूस एट डिफरेंट प्लेसेस। आपको यहाँ पे हर मशीन का जो अलग अलग पार्ट होगा वो अलग अलग प्लेसेस पे बनाया जाता है। तो जब उसके पार्ट को हम बनाते हैं तो उसको मेजर करके ही बनाया जाता है, बिकॉज अगर आप मेजर नहीं करेंगे तो वो मशीन पे फिट नहीं होता है। तो Yes, ma'am. यहाँ पे भी जो हम एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मीटर स्केल हम यूज करेंगे तो हम उससे किसी वायर का लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे वायर की मोटाई अगर निकालनी है तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसको स्क्रू गेज कहते हैं। और ये आपको 9th क्लास में प्रैक्टिकल में आपको है, मैं उस टाइम पे आपको दिखाऊंगी, ठीक है। वैसे ही और भी चीजें होती है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, तो इन सारी चीजों को भी आपको नापने के लिए मार्केट में अलग अलग टाइप की चीजें अवेलेबल होती हैं, तब जाकर के ही आप इसको मेजर कर पाते हैं।
तो अगर आप जैसे कि आप कॉपी में अगर लाइन भी खींचते हैं तो आप विदाउट स्केल उस पर लाइन नहीं खींच पाएंगे, आपको स्केल की जरूरत पड़ती ही है ना। यस तो हर चीज के लिए आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। मैम कंचन सुनाने में अपना माइक ऑफ किया, ऑन किया मैम। यस मैम। कंचन आंसर दोगे क्या? कंचन सुनवानी, आप मुझे बताइए कि अगर हमको इरेगुलर शेप का किसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे अगर वैल्यू निकालना है, सॉरी एरिया निकालना है, तो आप कौन से मेथड का यूज करेंगे? कंचन सोनवानी, बंद हो गया इसका माइक। चलो, सबसे पहली बात तो सारे स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपने अपने जूम पे। कोई भी ना अपने सेट का नाम नहीं लिखेगा। कौन है ये? जियोनी, जियोनी S65 नाम बताइए आपका, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगी। हाँ, हेलो, आवाज बताइए, नाम बताइए। विदाउट नेम कोई ऐड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, सब अपना नाम लिखेंगे। तो चलिए फिर मैं आगे और एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, देखिए ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ पे देखिए जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच में बना हुआ है। और आप सब लोग अपनी बुक खोलेंगे, बुक में 46 पेज नंबर देखेंगे जहाँ पे टॉपिक लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ओपन किया आप लोगों ने बुक अपनी? यस मैम। देखिए तो Yes, ma'am. जो टेबल, हाँ जो टेबल बना Yes, हुआ है ma'am. उस टेबल में देखिए, हाँ ओके ठीक है, कीप क्वाइट। टेबल में देखिए टाइम लिखा है और डिस्टेंस लिखा है। टाइमिंग लिखा है 0, डिस्टेंस लिखा है 0 किलोमीटर। कोई गाड़ी या कोई कार या कोई बस जब कहीं पे रुकी हुई होती है तो उसका टाइमिंग वहां पे 0 रहेगा और उसका डिस्टेंस भी वहां पे 0 होगा। लेकिन जैसे ही उस गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, उसका टाइमिंग, गाड़ी का टाइमिंग भी बढ़ेगा 1 मिनट और उसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा 1 किलोमीटर। वैसे ही उसका टाइमिंग जैसे जैसे इंक्रीज होगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, वैसे वैसे उसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ये जो ग्राफ आपको गिवन है, ये ग्राफ आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच में दिया हुआ है। इस ग्राफ में देखिए जो ये एक्स एक्सिस है, इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। कैमरा से आप नहीं चलाएंगे पेंसिल या कुछ भी डॉट। यहाँ पे जो ग्राफ बना है देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स, यहाँ पे लिखा है वाई। ये होता है एक्स एक्सिस जो कि ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है, याद रखेंगे, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। और जो वाई एक्सिस होता है ये ऑलवेज वर्टिकल होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ लिखेंगे टाइम इन मिनट में, और यहाँ लिखेंगे हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस इन किलोमीटर पे। इसके अलावा ये जो एरिया होता है, ये जो कॉर्नर एरिया होता है, ये आपका 0 होता है। तो जब हम इसको यहाँ पे टाइमिंग को पुट करेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और यहाँ पे किलोमीटर लिखेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ग्राफ को आपको जब बनाना रहेगा तो आप देखेंगे टेबल में कि 1 मिनट में जो गाड़ी है वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो दोनों को ही हम इस तरह से यहाँ से लाइन खींचते हुए और यहाँ से लाइन खींचते हुए एक पॉइंट पे मीट कराते हैं। तो इसको जब हम मीट कराएंगे तो वो आपका एक डॉट बनेगा। वैसे ही 2 किलोमीटर पे 2 मिनट को हम मीट कराएंगे, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर को मीट कराते हैं, 4 मिनट पे 4 किलोमीटर को, और 5 मिनट पे 5 किलोमीटर को मीट कराएंगे। तो इस तरह से ये जो लाइन बनती है ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। मतलब कि इसको आप कहेंगे कि यहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि वो एक टाइम पे सेम एरिया कवर कर रही है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 48 ओपन करेंगे।
पेज नंबर 48 पे ये जो आपको लिखा है यहाँ पे, यू ऑल नो दैट स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। किसी गाड़ी का कितने मिनट में, कितने टाइमिंग में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी को उसका स्पीड कहा जाता है। जैसे कि टेबल 5.9 में देखिए कि जो किसी एक मूविंग बॉल का यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया है 5 मीटर और वो टाइम लेता है 2 सेकेंड का। तो अगर आपको स्पीड निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस है आपका 5 और टाइम है आपका 2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज बॉल का लेंगे, बॉल का डिस्टेंस कितना है 10 और टाइम कितना है 4, तो इसको भी आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्पीड का। तो इस टेबल को आप फिल कर लेंगे डिवाइड करके। और उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले बताइए सारे टॉपिक क्लियर हुए? यस मैम। ठीक। तो जो पेंडुलम क्या होता है, आप लोगों ने वो वॉच देखी होगी जिस वॉच में एक लंबा सा एक डंडे जैसा रहता है और कुछ स्फेरिकल शेप का, सर्कल शेप का एक बॉल जैसा लटकते रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली वो घूमते रहता है, ऑसिलेट होते रहता है। आपने देखा पुराने जमाने की घड़ी में ऐसा होता था, तो उसी को पेंडुलम कहा जाता है। आपने शायद प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम क्या होता है और उसका टाइम हम कैसे निकालते हैं। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है वो जब वो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, देन ऐसे वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। फिर वो इधर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, उसको बोलते हैं 2 ऑसिलेशन। तो 1 ऑसिलेशन वो कितने सेकंड कितने टाइमिंग में कंप्लीट करता है, उसी को उसका टाइम पीरियड कहा जाता है। और अगर वो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है एक टाइमिंग में, तो उसको कहा जाएगा कि वो उसने कितने टाइमिंग में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया। इसके बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद है लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का, हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मीन्स होता है किसी चीज पे दबाव डालना। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। इस एक्टिविटी में आपको लगेगा बॉटल, वाइड माउथ का होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, और पेपर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेना है, ठीक है, और उसको बॉल बनाना है, उसका क्रम्प करके उस कागज को लेना है, क्रम्प करके उसको सिकोड़ करके बॉल बनाना है और उसको खाली बॉटल के मुंह पे उसको एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद उस बॉटल को आपको पकड़ के रखना है। मैं दूसरा वाला आपको सेंड करती हूँ फोटो। चलिए, ये देखिए जो ड्रॉ है, एक लड़की यहाँ पे बनी हुई है। ये लड़की जो है, इसने बॉटल पकड़ा है और बॉटल के मुंह पे एक कागज को हम मोड़ के डालेंगे और उसको ये लड़की क्या करती है, बहुत ज्यादा अपने एयर के प्रेशर से, मतलब कि अपने मुंह से फूंक मारेगी, तो वो जो कागज का जो बॉल होगा उसके माउथ पे, बॉटल के माउथ पे वो अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है, जैसे ही वो अपने माउथ से एयर ब्लो करती है, तो जो उसके माउथ के पास का एयर होता है वो बहुत हाई स्पीड का होता है, तो वहां का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, बट जो बॉटल के अंदर का एयर प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है माउथ के कंपेयर में। इस कारण से द एयर इनसाइड द बॉटल पुश द बॉल आउट। ठीक है, जो हवा होती है हमारे मुंह की, वो उस कारण से वो जो कागज का बॉल होता है वो इसके अंदर चला जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती है, एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता जाता है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, वी सी दैट इंक्रीजेस विंड स्पीड। विंड की स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि जो एयर है, एयर मूव फ्रॉम रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई। ठीक है, एयर का प्रेशर जहाँ हाई होता है वहां पे विंड कम होती है, और जहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है वहां विंड हाई होती है। तो
प्रेशर डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि एयर ज्यादा है या कम है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको सब टॉपिक? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं आपको इस जूम क्लास को लीव कर रही हूँ, आप लोग भी निकल जाइए और मैं कॉपी आपको व्हाट्सएप पर सेंड करती हूँ, आप इस चैप्टर को लिखेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके मैम।